तो बच्चों कैसे हो। आज हम लेके आए हैं कंप्लीट 10th फिजिक्स इन 2 आवर्स। एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं। सभी बच्चों के मन में फिजिक्स का डर शुरू से ही रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के मन में नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ही पढ़ने वाले बच्चे हैं। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आते जाते हैं तो वो जो एग्ज़ामोफोबिया होता है, एग्ज़ाम को जो डर होता है, वो हर बच्चे के अंदर अपने आप आ जाता है। और ये डर, वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो ये डर कोई बुरा नहीं है बेटा। अगर डर नहीं लग रहा है तो समझो कुछ बुरा है। डर लगना अच्छा है। क्योंकि इसी डर की वजह से आप लोगों के अंदर एक अलग सा मोटिवेशन आ रहा होगा पढ़ने का। और ये जो मोटिवेशन है ना, जो आपके अंदर आ रहा है पढ़ने के लिए, यही मोटिवेशन आपको एग्जाम में आगे लेके जाएगा। अगर डर नहीं होगा तो मोटिवेशन भी नहीं आएगा, ऐसे ही लेजीनेस जैसे पड़े रहोगे। वो डर ही है जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर पढ़ाई करने की जो आग लगी हुई है वो लगी हुई है। तो डर लग रहा है तो कोई नहीं, आप ही कोई नहीं बेटा, सबको ही लग रहा है, और वो भी फिजिक्स से। तो अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स से सबसे ज़्यादा डर लगता है तो इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद ये डर नहीं लगेगा। 25 नंबर की फिजिक्स आएगी आपकी, और अगर आप आज की कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो उस 25 नंबर में से बेटा 23 या 24 नंबर आपके कंप्लीट आने वाले हैं। 25 भी आ जाएंगे जिस बच्चे ने पहले से फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी, यानी जिसको बेसिक टर्मिनोलॉजी भी आती होगी ना फिजिक्स की, उसके 25 आउट ऑफ 25 आ जाएंगे। लेकिन जो जिसने 10th क्लास में बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं पढ़ी, जिसको ये लग रहा है कि अब तो सिर्फ यही है जो भी है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की वीडियो में क्या होगा बेटा, कंप्लीट फिजिक्स आपके 4 चैप्टर हैं। चारों चैप्टर्स को हम मिनिमम टाइम में, अब ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में ख़त्म कर दिया जाए, नहीं, मिनिमम टाइम में बेटा कि कम से कम टाइम लेके मैं विद ऑल कंसेप्ट क्लियर करा सकूं तुम्हारे, उस हिसाब से कराऊंगा। और मेरे अकॉर्डिंग 2 घंटे तो इसमें लग ही जाएंगे, बाकी 10-5 मिनट इधर हो जाएं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम फिजिक्स भी तो कंप्लीट करने वाले हैं। तो कंप्लीट फिजिक्स देखते हैं बेटा। आज 2 घंटे की क्लास रहेगी और बने रहिए। और हाँ, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि तभी आपके 25 आउट ऑफ 25 आएंगे। और फिर फिजिक्स के डर को भी तो भगाना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ। और हमारा फर्स्ट चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलो बेटा, अब करते हैं स्टार्ट। फिजिक्स का आज खेल खत्म कर देते हैं। तो चलिए बेटा, देखने वाले हैं कंप्लीट 10th फिजिक्स इन जस्ट 2 आवर्स। यानी इन 2 घंटों में आज बेटा हम क्या करके जाएंगे, 25 आउट ऑफ 25, यानी 25 में से 25 नंबर लेके आने हैं। एक भी नंबर हमको छोड़ना नहीं है। जब एक भी नंबर नहीं छोड़ना है तो बेटा जी जान एक लगा के मेहनत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मकसद से नहीं हटना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर 10, जो कि बेटा आज का हमारा फिजिक्स लेक्चर का रहने वाला है चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर का नाम है दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। लाइट क्या है, सभी को पता है लाइट क्या है बेटा। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की क्या है बेटा, फॉर्म है। और क्या होता है लाइट से बेटा, लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देती हैं। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी आर एबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। लाइट हमारी आंखों के अंदर जाती है और हमारे रेटिना पे जाके इमेज बनती है, और उसकी वजह से वो इमेज जो है हमको दिखाई दे जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे जाती है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सब चीज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी का। ये बेटा एनसीईआरटी का है चैप्टर नंबर 10, और आज का हमारा है चैप्टर नंबर 1। तो चलो लाइट की बात कर देते हैं। लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, अभी मैंने बताया। तो क्या है बेटा, एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, अब इस लाइट में 2 फिनोमेना हमको देखने हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन एक सेम मीडियम का फिनोमेना है। किसका है, सेम मीडियम का। यानी जब लाइट एक ही मीडियम में आती है, किसी सरफेस से टकराती है और उसी मीडियम में
टकराने के बाद वापस चली जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। यानी ये वो मीडियम है, लाइट आई बेटा इस सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली गई। किससे टकराने के बाद? किसी सरफेस से टकराने के बाद। इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्शन के लिए हमको दो मीडियम चाहिए कम से कम। कम से कम कितने मीडियम चाहिए? दो मीडियम की हमको आवश्यकता है। यानी एक से ज्यादा मीडियम के लिए रिफ्रैक्शन होता है। होता क्या है बेटा? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से बेंड कर जाती है या फिर अपने पाथ से डेविएट कर जाती है। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट। ये क्या है बेटा? दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट। ये क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। और क्या होता है और आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो रिफ्लेक्शन मैंने बता ही दिया। रिफ्लेक्शन क्या है बेटा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम में लाइट का बाउंसिंग बैक हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे सपोज करो ये वो सरफेस है जिससे मेरी लाइट टकराएगी, ये रे आ रही है लाइट की और इस सरफेस पे टकराने के बाद बेटा वापस चली गई। इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये जो रे आई बेटा ये रे इंसिडेंट रे कहलाएगी। ये जो रे गई है बेटा ये आर आर दैट इज रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। कौन सी रे कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। और इस रे इस सरफेस के ऊपर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो ये होता है नॉर्मल रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ नियम फॉलो करने होंगे। वो क्या लॉ है बेटा? पहला रो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। यानी तीनों के तीनों, इंसिडेंट रे होगा, नॉर्मल होगा और रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे और सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। तो देखो ये है वो पॉइंट जिस पॉइंट पे वो क्या कर रहे हैं? लाई। इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं पी। और बेटा ये एक ही प्लेन में है। क्या है? एक ही प्लेन में है। दूसरा बेटा एंगल आई बराबर एंगल आर होगा हमेशा। यानी एंगल आई बराबर एंगल आर का मतलब है दैट एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई क्या है तुम्हारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और बेटा एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा बात बेटा एंगल ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। एंगल जो मेजर होंगे वो हमेशा कहां से मेजर करने हैं? नॉर्मल से मेजर करने हैं। कहां से? नॉर्मल से। तो ये जो है नॉर्मल ड्रॉ किया है और ये जो कहलाएगा बेटा ये एंगल आई कहलाएगा और ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल आर कहलाएगा। ठीक है, तो एंगल हमें हमेशा कहां से मेजर करने हैं बेटा? इस नॉर्मल से जो मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी ऐसी सरफेस जिनसे रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो बेटा ऐसी सरफेस हमने प्लेन सरफेस देखी है, हमारे घर में प्लेन मिरर होता है, लेकिन उसको हमें नहीं पढ़ना है, हमको पढ़नी है बेटा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसी हैं बेटा? ये हमारी स्फेरिकल सरफेसेस हैं। दोनों ही कैसी सरफेसेस हैं बेटा? ये हमारी स्फेरिकल सरफेसेस हैं। स्फेरिकल सरफेसेस का मतलब ये किसी स्फेयर से हमने बनाई हैं। क्या की हैं? किसी स्फेयर से हमने बनाई हैं। तो पहले हमको पढ़ना है कॉनकेव मिरर और उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए देख लेते हैं कॉनकेव मिरर होता क्या है। तो देखिए कॉनकेव मिरर कैसा है बेटा? ये हो गया मेरा कॉनकेव मिरर। ये क्या है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। इसकी बाहर वाली सरफेस यानी आउटर सरफेस कैसी है बेटा? पॉलिश्ड है। कैसी है? पॉलिश्ड है आउटर सरफेस। और इनर सरफेस कैसी है? रिफ्लेक्टिंग है। कैसी है? रिफ्लेक्टिंग। तो बेटा कॉनकेव मिरर के लिए लिख लो जो आउटवर्ड सरफेस होगी वो कैसी होगी? पॉलिश्ड सरफेस होगी। कैसी होगी? पॉलिश्ड। और जो इनवर्ड है यानी केव वाली सरफेस है वो कैसी है? वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। वो कैसी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और आप इसमें देख रहे होंगे कि जो रेज आ रही हैं लाइट की बेटा वो टकराने के बाद एक पॉइंट से गुजर रही हैं। इस पॉइंट का नाम है एफ यानी फोकस। यानी दो रेज अगर पैरेलल आ रही हैं तो वो रेज बेटा फोकस से होकर जाती हैं यानी मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इस मिरर का नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग। कैसा नेचर है इस मिरर का? कन्वर्जिंग। तो बेटा इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कैसा कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसका यूज देखा जाए तो बेटा डेंटिस्ट इस मिरर का यूज करते हैं और देखा जाए तो बेटा सेविंग मिरर में भी कॉनकेव मिरर होता है।
ठीक है। अब देख लेते हैं इस कॉनकेव मिरर की वजह से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं तो बेटा चार चीजें याद रखनी है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, जहां ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से इमेज कहाँ बनेगी, और जो इमेज बनी हुई है बेटा वो रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, और उसका साइज कैसा है। इन बातों की हमको क्या रखना है, ध्यान रखना। तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो देखो ये ऑब्जेक्ट मेरी कहाँ है बेटा, इन्फिनिटी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी को। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही है बेटा, एफ, एफ देखो ये यहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है मेरे पास लेकिन इमेज का साइज दिख रहा है कैसा है, छोटा सा है। नेचर ऑफ इमेज बेटा रियल और इन्वर्टेड, मिरर के सामने बन रही है तो बेटा कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसे बनी बेटा, ऑब्जेक्ट रखी हुई है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से निकल के, और दो रेज अगर पैरेलल हैं तो बेटा मिरर से टकराने के बाद वो कहाँ मीट करती हैं, फोकस पे। कहाँ मीट करेंगी, फोकस पे। तो इमेज भी कहाँ बन जाएगी, फोकस पे बन जाएगी। इमेज बनाने के लिए कम से कम ऑब्जेक्ट से आने वाली दो रेज का मिलना जरूरी होता है, तो जहां वो रेज मिल जाएंगी वहां क्या हो जाता है, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो बेटा इसके लिए जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन मतलब जो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो क्या होगा बेटा, 1 से कम होगा। क्या होगा, 1 से कम होगा। 1 से कम का मतलब है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। क्या है, छोटी है। ठीक है, और जो इमेज बनी है बेटा वो कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। क्यों रियल और इन्वर्टेड, मतलब मिरर के सामने बनी है। कैसे बनी है, मिरर के सामने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट बेटा इस बार बियॉन्ड सी, सी के बाद में है लेकिन इन्फिनिटी से पहले है, तो ये हो गया बेटा दिस इज योर बियॉन्ड सी। इमेज फॉर्मेशन देखिए क्या हो रहा है, बिटवीन एफ एंड सी। कहाँ हो रहा है, बिटवीन एफ एंड सी। देखो ये रेज जा रही है बेटा, एक रे गई पैरेलल, और जो रे पैरेलल जाती है वो कहाँ से होकर गुजरेगी बेटा, फोकस से होकर। तो ये देखो फोकस से होकर जा रही है, ऐसे चली गई है। ठीक है, पैरेलल आई और फोकस से होकर चली गई। दूसरी रे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे हमेशा कहाँ से वापस जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। तो ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली। अब ये दो रे कहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिल गई। मैंने बताया जहां दो रे मिल जाएंगी वहीं पे क्या हो जाएगा बेटा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या हो गया, ये दो रे मिल गई और यहीं पे क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन। तो हमको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और बेटा दिस इज हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पे भी इमेज की हाइट क्या है बेटा, कम है, तो यानी यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा, 1 से कम ही रहेगा। तो देखिए साइज जो है बेटा ऑब्जेक्ट का कैसा है, डिमिनिश्ड है। और नेचर की बात की जाए तो नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि मिरर के सामने क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट बेटा सी पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है तो इमेज कहाँ बनेगी। देखो बेटा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो इमेज भी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। देखो यहाँ से दो रे गई, पहली रे पैरेलल गई है बेटा, तो कहाँ से पास होकर गुजरेगी, फोकस से पास होकर ये जा रही, फोकस से पास होकर गुजरेगी। ठीक है, दूसरी रे बेटा अगर फोकस से कोई रे गुजरती है तो टकराने के बाद कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। कैसी हो जाती है, पैरेलल। तो इस पॉइंट पे दोनों रेज मिल रही हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट को मिला दूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो एट सी सेम साइज की बनेगी, यानी मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किस केस में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखी हो, उस केस में इमेज भी कहाँ बन जाएगी, सी पर ही बन जाएगी। नेचर की बात की जाए तो बेटा नेचर वही होगा कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब मिरर के सामने इमेज बन रही है। ठीक है, आगे देखें बिटवीन सी एंड एफ, यानी अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, सी एंड एफ पर है। कहाँ है, सी एंड एफ पर है। अब अगर बेटा सी एंड एफ पर है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो चलो देख लेते हैं। ये रही मेरी ऑब्जेक्ट, कहाँ है, सी एंड एफ पर। अब इससे बेटा एक रे वही पैरेलल निकालनी है, तो जो रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, फोकस से चली जाएगी। तो देखो ये जा रही फोकस से, ये फोकस से चली गई। अब एक रे बेटा जो फोकस से जा रही है वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो फोकस से आने वाली रे यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो जिस जगह पे
ये दोनों रेज मिल जाएंगी, उसी जगह पे क्या बन जाएगा, इमेज फॉर्मेशन। तो इस जगह पे क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट ये दोनों रेज मिल रही हैं, तो इसी जगह पे क्या हो जाएगी बेटा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो यानी बियॉन्ड सी, ये हो गया मेरी सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में इमेज बन रही है, तो इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, बियॉन्ड सी। अब देखो इमेज जो है और ऑब्जेक्ट जो है, इसमें बेटा हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी इमेज का साइज कैसा है, ज़्यादा है, तो यानी इसमें जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 1 से ज़्यादा। अच्छा, नेचर वही रहने वाला है अभी, नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड का मतलब वही मिरर के सामने है, तो रियल, इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इमेज, तो इन्वर्टेड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ हो इस बार, ऑब्जेक्ट अगर मेरी फोकस पे रखी हुई हो, कहाँ रखी हुई हो, फोकस पे। तो बेटा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो जाए तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बन जाएगी। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो देखो ये रही ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी हुई है। अब बेटा इसमें से पहली रे जो कि पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल वाली रे कैसे जाएगी बेटा, पैरेलल वाली रे फोकस से होकर चली जाएगी, तो ये जा रही फोकस से होकर। ठीक है, अब ये जो दूसरी रे है बेटा वो कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो वापस भी कहीं से, वो कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाती है, तो ये लो वापस हो जाएगी। अब ये दोनों रे पैरेलल हैं, कभी नहीं मिलेंगी। हम मान लेंगे कि ये कहाँ मिल रही होंगी, इनफाइनाइट पोजीशन पे। कहाँ मिल रही होंगी, इनफाइनाइट पे। तो हम कह देते हैं इमेज भी कहाँ बन रही होगी बेटा, इनफाइनाइट पे बन रही होगी। तो इसलिए कह देते हैं इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब इन्फिनिटी पे बनेगी तो बेटा कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड, यानी हाइट ऑफ इमेज इज मच मच ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। और बेटा ये भी कैसी रहेगी, इसका नेचर भी कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। कैसा रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। ये बेटा इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना है। इसको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि ये पहला वो केस है जिसमें कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसी बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिख रहा होगा आपको नेचर कैसा है, यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसा नेचर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए पोल और फोकस के बीच में। कहाँ, पोल और फोकस के बीच में। बेटा अब आप पूछोगे कि सर पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो बेटा मैंने पहले ही कहा था कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक बार बेसिक टर्मिनोलॉजी को पढ़ लें, तब ये वीडियोस मतलब आगे कंटिन्यू करें। नहीं तो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि बेसिक टर्म्स जो हैं ऑप्टिक्स में जो यूज होते हैं उनके बारे में। तो देखिए ये है मेरी ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कि फोकस और पोल के बीच में बेटा रखी हुई है। ठीक है, तो अब इसमें से पहली रे मैंने पैरेलल ड्रॉ की, तो मुझको भी पता है जो रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या होती है बेटा, वो पोल से होके चली जाती है। तो ये रही पोल से होके जाने वाली रे। ठीक है, दूसरी रे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे भी क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। अब ये दोनों रेज देखो बेटा डाइवर्जिंग नेचर की हैं। कैसे नेचर की हैं, डाइवर्जिंग नेचर की हैं। डाइवर्जिंग का मतलब ये जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगी इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। जब आगे बढ़ने पे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब ये आगे कभी जाके मिलेंगी ही नहीं। नॉर्मल सी बात है, जब डिस्टेंस बढ़ रही है इनके बीच की तो आगे कभी मिल ही नहीं सकती। अब इसका मतलब जब ये डिस्टेंस आगे की तरफ बढ़ती जा रही है तो पीछे की तरफ डिस्टेंस क्या होती जा रही होगी, कम होती जा रही होगी। तो जब मैं इन रेज को पीछे की तरफ मिलाता हूं बेटा तो वो किसी इसी पॉइंट पे जाके क्या कर जाती हैं, मीट कर जाती हैं। क्या एक्चुअल में मीट करती हैं, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही बेटा, मिलती हुई दिखाई देंगी, प्रतीत होगा ऐसा। दे सीम्स टू बी मीट एट अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, मिरर के बाद किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होता नहीं है यानी रियलिटी नहीं है, यानी वर्चुअल है। कैसा है, वर्चुअल है। तो यहाँ पे जाके मिलेंगी और यहाँ से जाके मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो मेरी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो बेटा पोल के बैकवर्ड साइड में इमेज बन रही है, इसलिए इसको क्या कहूंगा मैं, वर्चुअल कह दूंगा। क्या कह दूंगा, वर्चुअल। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो बेटा इसे क्या कह दूंगा, इरेक्ट कह दूंगा। क्या कह दूंगा, इरेक्ट। तो जो नेचर है बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ये बेटा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो बेटा ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर।
तो कॉनकेव मिरर के लिए बेटा मैंने क्या बताया था, कॉनकेव मिरर के लिए मैंने बताया था कन्वर्जिंग होता है, तो ये तो है कॉन्वेक्स, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डाइवर्जिंग। ये कैसा मिरर होगा, डाइवर्जिंग, यानी जो रेज आ रही होंगी ये उनको दूर दूर फैलाएगा, क्या करेगा, दूर दूर फैलाएगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए उसमें क्या था, उसमें बैक वाला पोर्शन जो था वो क्या था, पॉलिश्ड था, लेकिन इसमें बेटा ये जो पोर्शन है सामने वाला, ये सामने वाला पोर्शन क्या रहेगा, पॉलिश रहेगा। ये क्या रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा ये वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस रहेगा पॉलिश, यानी जो गुफा है, जो केव है वो पॉलिश्ड रहेगी। और ये वाली जो सरफेस है बेटा, जो बल्जिंग आउट सरफेस यानी बाहर वाली जो सरफेस है, यानी आउटवर्ड जो सरफेस है, आउटवर्ड सरफेस कैसी सरफेस रहेगी इसमें, रिफ्लेक्टिंग, कैसी रहेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी, ठीक है। तो रियर व्यू मिरर मतलब हमारी गाड़ियों में, व्हीकल्स में जो मिरर होता है जिसमें हम पीछे की गाड़ियां देखते हैं, वो कैसा होता है बेटा, वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। और स्ट्रीट लैंप्स में रिफ्लेक्टर की तरह भी इसका यूज किया जाता है। रिफ्लेक्टर क्यों, क्योंकि बेटा हम चाहते हैं लाइट क्या हो जाए, फैल जाए, तो हमें क्या है कि बहुत सारी स्पेस को हम कवर कर सकें उस लाइट की वजह से, ठीक है। तो चलिए इसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो बेटा कॉनकेव मिरर में हमने 5-6 केस देखे थे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इसके सिर्फ 2 केस ही हैं। तो पहला केस है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ठीक है बेटा। तो देखो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये इधर वाला पोर्शन, ये इधर वाला पोर्शन जो है बेटा ये पॉलिश्ड है, और दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, और दिस इज बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये रही बेटा ऑब्जेक्ट मेरी, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है बेटा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है, क्या आ रही है, पैरेलल रेज। अगर बेटा जब इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही हैं तो हमने पढ़ा था जो रेज पैरेलल आती हैं वो कहाँ से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं। तो अब देखो ये ऐसे टकराने के बाद ऐसे निकल जाएंगी ये रेज, ये आ गई, ये ऐसे चली जाएगी। अब ये रेज आगे जाके कभी मिल नहीं सकती क्योंकि ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, यानी डाइवर्जिंग नेचर की है, तो पीछे की तरफ कहीं ना कहीं मिल रही होंगी। तो बेटा ये कहाँ मिल रही होगी, कहीं यहाँ इस तरफ मिल रही होंगी ये रेज। अब जिस पॉइंट पे ये रेज मिल जाएंगी बेटा वहीं क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। क्या बन जाती है, इमेज बन जाएगी। तो बेटा ये मिरर के इस तरफ बन रही है, तो बेटा कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और बेटा कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड। तो याद रखना है बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, इनफाइनाइट पे रखी हो, जो इमेज बनती है बेटा वो हमेशा कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। और जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा वो 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। यानी अभी जो ऑब्जेक्ट है वो होता है तो पोल से पीछे की तरफ, लेकिन अब इन्फिनिटी पे नहीं है, पोल के थोड़ा सा पास आ गई है, ठीक है। तो इस केस में देखो बेटा ये रही मेरी ऑब्जेक्ट। अब इसमें से पहली रे अगर पैरेलल जा रही है वही, तो पैरेलल जाने के बाद बेटा टकरा के ऐसे चली जाएगी। और मैं अगर इसको पीछे की तरफ मिलाऊंगा तो कहाँ मिलेगी बेटा, ये पोल फोकस पे मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब दूसरा मैं जानता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाती है। तो बेटा एक रे मैंने इस तरह से ड्रॉ की, इसको और आगे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो कहाँ मिल रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रही है। तो यानी ऐसे आई और ऐसे ही वापस चली गई, ऐसे करके, ये लो, ठीक है। अब ये दोनों रे इस पॉइंट पे मिल रही हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। यहाँ पे भी देखो बेटा ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी, इमेज इतनी छोटी, तो यहाँ पे भी इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। इस तरफ बन रही है तो बेटा कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और कहाँ बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड बन रही है। और पी एंड एफ यानी फोकस से थोड़ा सा पहले और पोल के बाद में, ठीक है। तो ये था बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, हमने दोनों से देख लिया। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, ये पूछ लिया जाता है कि रे डायग्राम बनाने के लिए कि कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम बनाओ जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है या बिटवीन पी एंड एफ है। तो इनको आपको क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं बेटा कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और फोकस क्या होता है। पोल क्या होता है बेटा, जो हमारे पास मिरर है उस मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। मिरर के सेंटर पार्ट को क्या कह रहे हैं, पोल कह रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे हमने बताया कि हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे हैं। कौन से मिरर पढ़ रहे हैं बेटा,
स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मतलब किसी स्फेयर से बना होगा, तो जिस स्फेयर से उस मिरर को बनाया है उस स्फेयर का कोई ना कोई क्या रहा होगा, सेंटर रहा होगा। तो जो सेंटर है उस स्फेयर का जिसका हमने यूज किया है मिरर बनाने के लिए, उस स्फीयर के उस सेंटर को ही बेटा क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, यानी ये अगर वो स्फीयर है जिससे हम मिरर बनाना चाह रहे हैं, इतने हिस्से को मैं निकाल लूँ तो ये वाला हिस्सा एज ए मिरर यूज हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है सी, इसी को मैं क्या कह दूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह दूंगा। क्या कह दूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या होता है बेटा, फोकस उसे कहते हैं कि जब किसी मिरर से पैरेलल रेज टकराती हैं और टकराने के बाद बेटा वो जिस पॉइंट से होकर गुजर जाती हैं उसी पॉइंट को नाम दे दिया जाता है क्या, फोकस। क्या दे दिया जाता है, फोकस। वैसे एक रिलेशन और होता है बेटा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है बेटा, जो आर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। चलो मैं बताता हूँ, यानी जो ये है, ये मेरा मिरर है, ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये अगर फोकस है, अगर बेटा फोकस और पोल के बीच की दूरी x है तो सेंटर से लेके पोल के बीच की दूरी 2x रहेगी। ठीक है, यानी r इज 2 टाइम्स ऑफ f फोकल लेंथ। ठीक है, ये रिलेशन होता है, ये हमको क्या है, फॉर्मूला यूज करना है जब हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, तो बेटा मिरर फॉर्मूला बहुत आसान है, दैट इज 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसमें देख लेते हैं सबका मतलब क्या है। तो बेटा ये जो v है, दिस v इज इमेज डिस्टेंस, ये v क्या है, ये v है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है। u क्या है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। f क्या है, फोकल लेंथ है बेटा किसकी, मिरर की। किसकी, मिरर की फोकल लेंथ है। अब इसमें एक बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। u तो हमने बता दिया बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बता दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v को हमने क्या कह दिया है, इमेज डिस्टेंस, और बेटा f को हमने क्या कह दिया, फोकल लेंथ। क्या कह दिया है, फोकल लेंथ कह दिया है। अब इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऑल दीज डिस्टेंसेस ऑलवेज measured फ्रॉम पोल। ये सारी की सारी डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मेजर करनी है। कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। ठीक है, जैसे ये सपोज करो मिरर है, ये पोल है, और इस तरफ मेरी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये रही। तो बेटा यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है x, तो इसी को क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u कहा जाएगा। ठीक है, अब इसमें बेटा मिरर फॉर्मूले में एक चीज़ और मैं बता दूं, चलो साइन कन्वेंशन का और इम्पोर्टेंस है इसमें कि साइन कन्वेंशन कहाँ यूज़ होगा। तो एक बार साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि साइन कन्वेंशन से ही हमको पता चलेगा कि कौन सी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है और कौन सी डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। तो बेटा ये है हमारा पोल, पी से रिप्रेजेंट करते हैं इस पोल को। इस पोल से लेफ्ट की तरफ जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो सारी की सारी डिस्टेंसेस कैसी लेनी है, नेगेटिव। यानी ये पोल है, इस तरफ की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव लेनी है। पोल से राइट की तरफ की जितनी भी डिस्टेंसेज हैं कैसे लेनी है, पॉजिटिव। यानी इफ दिस इज द पोल, इस तरफ की सारी डिस्टेंसेज पॉजिटिव ली जाएंगी। इस पोल से ऊपर की जितनी भी हाइट होगी, ये जो हाइट है वो पॉजिटिव हाइट मानी जाएगी, और इस पोल से नीचे की जितनी भी हाइट होंगी वो सब हाइट नेगेटिव मानी जाएंगी। ठीक है, ये बहुत बेसिक भाषा में मैंने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ा दिया है। लेंस हो, मिरर हो, कहीं भी हो, आसानी से यूज कर लेना है। बस इस बेसिक कंसेप्ट को नहीं भूलना है, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे की तरफ फिर से नेगेटिव। ठीक है, बस बहुत बेसिक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बुक्स में तरह तरीके से लिखा होता है, आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो। ठीक, चलो अब बेटा इसमें देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको एक और बात। जो u है, तो u को मैं लिख सकता हूँ ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये है मेरा मिरर, यहाँ पे है पोल, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी तरफ मिलेगी, लेफ्ट साइड में ही मिलेगी ऑलवेज।
ठीक है। तो यू जो लेना है वो आपको कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, चाहे कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो, यू हैव टू टेक इन यू एज ए नेगेटिव ऑलवेज, यू ऑलवेज नेगेटिव, याद रखें इस बात को, ठीक है ना, यू को हमेशा नेगेटिव लेना है, लिख लें भैया कहीं ना कहीं। v बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन u हमेशा नेगेटिव लेना है। चलो मैग्निफिकेशन देखते हैं बेटा। मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं m से, ये होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर हाइट के केस में ना पढ़ पाओ तो बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u, ठीक है, -v/u। मैग्निफिकेशन की बेटा यूनिट, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ऊपर भी हाइट नीचे भी हाइट, अगर तुम मीटर अपॉन मीटर करो तो कैंसिल हो जाएगा, ये v/u, ये भी मीटर अपॉन मीटर करो तो ये भी कैंसिल, यानी यूनिटलेस क्वांटिटी है, एक तरीके से रेशियो है दो हाइट्स का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो चलो बेटा अब देखते हैं रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं बेटा, रिफ्रैक्शन की तरफ देख लेते हैं रिफ्रैक्शन होगा कैसे, ठीक है। तो चलो रिफ्रैक्शन बता देता हूं, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो लास्ट टाइम बताया था बेटा, रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम की जरूरत पड़ेगी, टू मीडियम चाहिए, क्या होना चाहिए, दो मीडियम, यानी एक सिंगल मीडियम का फिनोमेना नहीं है। तो ये बेटा दो मीडियम हो गए, ऊपर हो जाएगा बेटा मीडियम नंबर 1 कह देता हूं, और नीचे वाले को मीडियम नंबर 2 कह देता हूं, ठीक है। और मान के चलता हूं मीडियम 1 जो है बेटा वो है रेयरर, और मीडियम 2 है बेटा वो है डेंसर। अब रेयर और डेंसर भी यही समझा देता हूं। डेंसर का मतलब है बेटा मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी n जो है वो ज़्यादा है, यानी इसको n2 कह देता हूं, और मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे n1 कह देता हूं, और n2 इज ग्रेटर देन n1, यानी n2 ज़्यादा है, n2 ज़्यादा यानी जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी वो डेंसर होगा, ठीक है। डेंसर में बेटा क्या होता है, लाइट की जो स्पीड होता है वो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रेयरर में क्या होगा बेटा, रेयर में लाइट की जो स्पीड रहती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि डेंसर मीडियम किसे कब कहेंगे और रेयर मीडियम किसे कब कहेंगे। अब बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट मीडियम 1 यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा। देखो ये रे ऑफ लाइट आ रही है बेटा, अगर मीडियम नहीं होता तो ये एज इट इज ऐसे करके चली जाती, ठीक है। अब लेकिन होगा क्या, मैंने इस पर बेटा नॉर्मल ड्रॉ किया, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो अब जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो ये क्या करती है बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, ऐसे करके जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा बेटा, दिस इज योर इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है बेटा एंगल आई कहलाता है, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा बेटा वो एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे एक लॉ आता है बेटा, स्नेल्स का लॉ कहते हैं उसे, वो कहता है बेटा कि n1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ आर। ये लॉ आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये होता है क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो भाई रे आ रही है और यहाँ पे एंगल आई बन जाएगा, एंगल आर बन जाएगा, ये बेटा ऐसे करके जानी चाहिए थी लेकिन ऐसे करके नहीं गई तो बैंड की नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। सब वही फिनोमेना जो मैं पिछली बार आपको बता चुका हूँ। तो भाई इसके लॉज हैं, रिफ्रैक्शन के लॉ क्या कहता है कि बेटा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये सेम प्लेन में सेम पॉइंट पे होने चाहिए। वही लॉ है जो लॉ बेटा हमने रिफ्लेक्शन के लिए पढ़े थे, पहला वाला लॉ एकदम एग्जैक्ट क्या है वही है। नेक्स्ट देखा जाए तो वो है बेटा, इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। और ये क्या कह रहा है, कांस्टेंट कह रहा है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। अब आप कहोगे तो मैंने तो स्नेल्स लॉ कुछ और पढ़ाया था, चलो एक बार स्नेल्स लॉ दोबारा बता देता हूँ। मैंने बताया था बेटा n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर होगा। इफ n1 की वैल्यू 1 कर दी जाए, n1 की वैल्यू 1 होने का मतलब बेटा अगर मैं पहले मीडियम को क्या ले लूँ,
एयर ले लूँ तो इसमें क्या लिखूंगा 1 इंटू साइन ऑफ आई इज टू एन टू साइन ऑफ आर कह दूंगा। तो अब यहाँ से साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ आर करूँ तो बेटा n2 बचेगा, और यही तो हमारे पास लिखा हुआ है। यानी हमारे एनसीईआरटी में जो स्नेल्स का लॉ दिया हुआ है बेटा, वो किसके लिए दिया हुआ है, वो एक स्पेशल केस के लिए दिया हुआ है। किसके लिए? स्पेशल केस। और उन्होंने स्पेशल केस क्या माना है, ये वाला, कि वो मान के चल रहे हैं कि जो रेयर मीडियम है वो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एयर का यूज कर रहे हैं। अगर बेटा एयर ना हो, इफ देयर इज नो एयर, इफ देयर इज नो एयर, तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, हमको n1 साइन आई इज टू n2 साइन आर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हर जगह लगने वाला फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम बात कर रहे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसे यूनिटलेस है उसकी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। 10th क्लास में एन से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो बेटा इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है c अपॉन v, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। यानी लाइट की जो स्पीड है बेटा किसमें, वैक्यूम में क्या स्पीड है लाइट की, और किसी मीडियम में क्या स्पीड है लाइट की, ये इन दोनों का क्या है, रेशियो है। अच्छा, जब स्पीड का रेशियो है तो ऊपर भी मीटर पर सेकंड यूनिट रही होगी, नीचे भी मीटर पर सेकंड। ये जब दोनों कैंसिल हो जाएंगी बेटा तो कोई यूनिट नहीं बचेगी। इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो है यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब n इज टू सी अपॉन वी में बेटा c की वैल्यू याद रखनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो तीन चीजें हैं, n है, v है, c है। c में जिसमें से एक आपको पता है, क्वेश्चन में एक दी हुई होगी, एक पूछी जाएगी, यानी दो आपके पास वैल्यूज हो जाएंगी, एक c की हो जाएगी और n या v में से किसी और एक की हो जाएगी, और एक आपको क्या करनी है, निकालनी है। कुल मिला के इन तीन क्वांटिटीज में से दो आपको क्या होंगी, पता होंगी, और किसी एक की आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर वही n की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब डेंसर मीडियम है, और बेटा अगर n की वैल्यू कम है तो रेयरर मीडियम है। अब देखो एयर के लिए जो, चलो कलर चेंज कर लेता हूं। एयर के लिए जो वैल्यू दी हुई है बेटा वो 1.003 मतलब 1 के आसपास है। वाटर के लिए 1.33 है, यानी एयर से ज्यादा, इसका मतलब वाटर कैसा है, डेंसर है। ग्लास के लिए 1.52 है, और डायमंड के लिए 2.42 है। तो ये 3-4 वैल्यूज बेटा आपको पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा एकदम एग्जैक्ट याद रखनी है, एकदम एग्जैक्ट याद नहीं रखनी है, कोई बात नहीं, बस आपको एक ये ऑर्डर याद होना चाहिए कि एयर होगा, फिर एयर के बाद वाटर होगा, वाटर के बाद फिर बेटा गिलास होता है, और गिलास के बाद फिर कौन आएगा, डायमंड आएगा। तो ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा रेयरर है और कौन सा डेंसर है। ये चार मैंने इसलिए रखे क्योंकि ये इन चारों पे प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले ऑलरेडी, एनसीईआरटी में भी इन चारों की बात की हुई है। ठीक है, तो एयर इनमें सबसे क्या है बेटा, रेयरर है। ठीक है, बाकी सब कैसे हैं, डेंसर है। अच्छा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर लाइट की स्पीड एयर में सपोज करें x है, तो वाटर में आने पे वो 1.33 टाइम्स कम हो जाएगी। यानी कि वाटर में आने पे कितनी स्पीड हो जाएगी, x डिवाइड बाई 1.33। ठीक है, ये है इसका मतलब। डायमंड में आने पे कितनी हो जाएगी, x डिवाइड बाई 2.42। सॉरी, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। डायमंड में आने पे हो जाएगी बेटा x डिवाइड बाई 2.42। x कहाँ है, x अगर एयर में है तो। ठीक है, तो ये मतलब है, यानी जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतने टाइम्स स्पीड कम हो जाती है उस मीडियम में आके। ठीक है, अब बात करते हैं स्फेरिकल लेंसेज की। जैसे स्फेरिकल मिरर्स थे 2 टाइप्स के, उसी प्रकार से स्फेरिकल लेंसेज भी 2 प्रकार के हैं। ठीक वैसे ही वहां पे कॉनकेव लेंस मिरर था, सॉरी, तो यहाँ पे बेटा कॉनकेव लेंस है। वहां पे कॉन्वेक्स मिरर था तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन काम दोनों के क्या है, एकदम उल्टे हो गए हैं। जो काम वहां पे कॉनकेव मिरर कर रहा था, ठीक है, जो काम बेटा वहां पे कॉनकेव
मिरर कर रहा था उस काम को यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस करेगा। ठीक है, जितने भी इमेज फॉर्मेशन हमने कॉनकेव मिरर की वजह से देखे थे, सेम एज इट इज कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखने हैं। और जो कुछ भी हमने वहां पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखा था वो सब कुछ बेटा हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस के लिए देखने वाले हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, पूरा डिक्टो सेम है। और कुछ बातें और हैं उनको और मैं बता दूं। ये मेरे पास लेंस है, ये बेटा कॉन्वेक्स लेंस है। अभी कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। वहां पे मिरर में पोल होता था, बिल्कुल सेंटर पोर्शन होता था मिरर का। यहाँ पे लेंस का जो सेंटर पोर्शन है उसे पोल ना कह के ओसी कहते हैं। ओसी मतलब ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटा इसमें दोनों तरफ फोकस होते हैं, तो इस तरफ जो फोकस है उसको F1 कह रहा हूं। अब F1 यानी ये फोकस का डबल रहा होगा कौन? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा कोई पॉइंट नहीं होता, इसको फिर भी मैं C1 कह दे रहा हूं, लेकिन ये डबल है फोकस का, तो इसको 2 टाइम्स ऑफ F1 कह रहा हूं। ठीक है, इस तरफ भी एक फोकस होगा, उसको F2 कह देता हूं। इसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 होता नहीं है, फिर भी C2 से क्या कर रहा हूं? रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, जो होगा यहाँ पे उसका क्या नाम है? दिस इज 2 टाइम्स ऑफ F2। ये आपको याद रखना है। यानी ये जो F2 है ये एज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम करेगा। ये वाला F1 भी किसकी तरह? 2 टाइम्स ऑफ F1 भी किसकी तरह काम करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं। स्फेरिकल लेंसेज 2 टाइप के होंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। वहां पे कॉन्वेक्स कैसा था? कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर था, तो यहाँ पे उसका उल्टा यानी कन्वर्जिंग लेंस होगा। ठीक है, ठीक है। द सेंटर आपको दिख ही रहा होगा, सेंटर से कैसा है? मोटा है सेंटर, और एजेस कैसी हैं? पतली हैं। कॉनकेव कैसा था? वहां पे कन्वर्जिंग था, यहाँ पे लेंस कैसा है? डाइवर्जिंग है, यानी उल्टा हो गया है मैंने जो बताया था। ठीक है, थिन इन द मिडिल, बीच में से पतला, तो ये देखो बीच में से पतला है और ये बीच में से मोटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर जैसा है, बिल्कुल वही नियम है कि पैरेलल रेज आ रही है इनफाइनाइट से, तो बेटा फोकस से होकर चली जाएंगी, इमेज फोकस पे बन जाएगी। वही सब कुछ देखना है। तो पहला केस है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखी हुई है तो इमेज कैसी बनेगी कॉन्वेक्स लेंस में? ये रही मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है और ये इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं। तो इन्फिनिटी से देखिए लाइट रेज आ रही हैं, ये आ रही इन्फिनिटी से। अब लाइट रेज जो पैरेलल आती हैं इन्फिनिटी से, वो कहाँ से पास होती है? फोकस से। तो वहाँ पे सेम साइड फोकस से चली जाती थी, यहाँ पे अपोजिट साइड से जा रही हैं देखो, लेकिन जा कहाँ से रही हैं? फोकस से। और सारी की सारी रेज ऑफ लाइट क्या है? एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं। तो ये कॉन्वेक्स जो लेंस है किसकी तरह काम कर रहा है? कन्वर्जिंग लेंस की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है? कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है। तो इमेज कहाँ बन गई? फोकस F2, ये F1 है और इस तरफ वाले फोकस को F2 कह दिया, यानी फोकस पे बन गए। एक और बात ध्यान रखें कि मिरर के केस में क्या था? मिरर के केस में ऑब्जेक्ट एंड इमेज अगर सेम साइड है, दोनों सेम साइड आ जाती हैं बेटा, तो उस केस में जो इमेज बनती है उस इमेज को रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। कैसी कहते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। मिरर के केस में ऐसा होता है। लेंस के केस में उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंस के केस में उल्टा हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम साइड आ जाएं। क्या आ जाए? अगर सेम साइड आ जाएं तो यहाँ कैसी कहलाएंगी? वो वर्चुअल एंड इरेक्ट कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट कहलाएंगी। तो फिर रियल एंड इन्वर्टेड कब कहलाएंगी? जब अपोजिट साइड में आ जाए। ठीक है, जब कहाँ जाए? अपोजिट साइड में। ऐसे ही मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज जब अपोजिट साइड में आ जाती थी तो क्या कहलाती थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट कहलाती थी। तो चीजें उल्टी हो गई हैं, जो पहले वहां पे वर्चुअल और इरेक्ट था वो यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड हो गया है। तो देखो इस तरफ ऑब्जेक्ट है और इस तरफ इमेज है, यानी अपोजिट साइड में चली गई, तो कैसी है? रियल और इन्वर्टेड है। और हमें पता है फोकस पे हमेशा हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। बाकी सब कुछ अब सेम चलेगा। ठीक है, बियॉन्ड 2F1 यानी मिरर के केस में देखें तो बियॉन्ड सी वाली इमेज कहाँ बन जाती थी बेटा? सी और फोकस के बीच में बनती थी। तो यही देखो, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, पैरेलल रे आई, फोकस से होकर चली जाएगी, ये एक रे ऑप्टिकल सेंटर से आई, विदाउट एनी डेविएशन चली जाएगी, इस पॉइंट पे मिल गए, यहाँ पे क्या बन जाएगी? इमेज फॉर्मेशन। दूसरी साइड बन रही है तो रियल और इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, साइज छोटा रहेगा, बिटवीन F2 एंड 2F2 बनेगी। ठीक है,
2f1 फोकस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2f1 मतलब एट सी, तो एट सी मिरर में कहाँ बनती थी, सी पे है तो सी पे ही बन जाती थी। देखो इधर 2f1 है तो इधर 2f2 यानी एट सी कहाँ बन रही है, सी पर बन रही है। तो वही ये रही मेरी ऑब्जेक्ट, ये रही मेरी रेज जा रही है, ये पैरेलल जा रही है तो फोकस से चली जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है विदाउट एनी डेविएशन चली जाएगी, इस पॉइंट पे मिल गई, इसको मिला दिया तो फोकस यानी 2 टाइम्स ऑफ फोकस दैट इज C2 सेकंड नंबर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फर्स्ट नंबर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट सेम साइज बनती है। ये हम जानते हैं, रियल और इन्वर्टेड है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। बिटवीन F1 एंड 2F1, ये रही बिटवीन F1 एंड 2F1 है बेटा, पैरेलल है फोकस से चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन जा रही है, इधर जाके मीट करेगी, इसको मिला दिया तो बियॉन्ड C2। तो देखो बियॉन्ड 2F2 मतलब C2 के बाद में बनेगी। इनलार्ज दिख रही है बेटा, ऑब्जेक्ट का साइज इतना है, इमेज का साइज इतना बड़ा है, बड़ी बनेगी यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। रियल एंड इन्वर्टेड, फिर से कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये सारे केस कॉनकेव मिरर में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि अपोजिट साइड में है इस वजह से। वही फोकस पे आ जाए तो कहाँ बनती है बेटा ऑब्जेक्ट, इमेज इन्फिनिटी पे बन जाती है, हाईली एनलार्ज होती है। तो ये रहा फोकस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, पैरेलल रे जाएगी बेटा, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होके एक, फिर वही मैंने ऑप्टिकल सेंटर से दे दी। तो ये दोनों रेज कैसी होंगी, पैरेलल जा रही हैं। अब पता नहीं कहाँ मिलेंगी, तो मान लेंगे कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे मिलेंगी तो हाईली एनलार्ज होंगी। रियल और इन्वर्टेड है क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ है और इमेज इस तरफ है, तो इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। ठीक है, ये वाला केस बेटा भाई इंपॉर्टेंट, फिर से कह दे रहा हूं, जैसे कॉनकेव मिरर के केस में बेटा एक केस ऐसा आया था जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी थी, ठीक वही केस यहाँ पे आ गया है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी उस टाइम पे, पोल और फोकस के बीच में। तो देखो यहाँ पे बेटा ये पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर कह रहे हैं और फोकस ये रहा, तो इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ये फिर वही एक रे पैरेलल गई तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से तो वो ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन चली जाएगी। अब ये दोनों रेज डाइवर्जिंग नेचर की हैं, आगे जाके मिलेंगी ही नहीं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अच्छा, जैसे जैसे पीछे की तरफ आ रहा हूँ तो ये डिस्टेंस कम होती जा रही है, यानी पीछे कहीं ना कहीं ये क्या कर रही होंगी, मीट कर रही होंगी। तो इस पॉइंट पे मीट, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, ऐसा लगेगा कि मीट कर रही है, जब एक्चुअल में मीट नहीं कर रही तो इमेज भी एक्चुअल में नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो इस पॉइंट पे इमेज बन जाएगी। अच्छा, अब देखो ऑब्जेक्ट भी इस तरफ है, इमेज भी इस तरफ है, दोनों सेम साइड हैं, तो कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है बेटा। एनलार्ज दिख रही होगी, ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है, इमेज का साइज इतना बड़ा है, तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर वही अब यहाँ पे कॉनकेव लेंस के लिए पढ़ते हैं, तो सेम वही केस होंगे जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़े थे। डिक्टो इमेज फॉर्मेशन भी वही है लेंस में। ठीक है, तो पहला है अगर इन्फिनिटी पे है तो ये लो भैया इन्फिनिटी पे इमेज ऑब्जेक्ट रख दी, पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं। तो कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस कैसे नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। लेकिन अब ये कभी मिल तो सकती नहीं है, लेकिन हमें इमेज बनानी है तो रेज का तो मिलना होगा। तो हम देखेंगे कहीं पीछे की तरफ मिलती हुई दिखाई तो नहीं दे रही, तो बेटा ये पीछे की तरफ मिलती हुई दिखाई देती है। कहाँ, पैरेलल आ रही है तो फोकस पे मिलती हुई दिखाई देंगी, तो ये इस फोकस पे मिल जाएंगी। तो इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पे। फोकस पे बनने वाली इमेज हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज बहुत छोटी होती है। अब देखो ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ और इमेज भी इसी तरफ, ये रही, दोनों सेम साइड हैं, तो कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि अभी इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी से पहले है। क्या है, इन्फिनिटी से पहले है। अब इन्फिनिटी से पहले तो ये लो, ये रही मेरी ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल रे डाइवर्ज होकर चली जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ मिलाऊंगा तो ऐसे लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। मतलब पैरेलल रेज की खास बात है, वो कहीं ना कहीं जाके फोकस से मिलेंगे जरूर। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज चली जाएगी, ये दोनों यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रहा, दोनों लेंस के सेम साइड हैं, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना बड़ा, तो डिमिनिश्ड छोटी साइज का हो गया। और कहाँ है, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी फोकस से पहले बन जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर की तरफ बनेगा। तो ये दो केस सेम वही हैं जो हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़े थे। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन ये हो गया बेटा। लेंस फॉर्मूला बहुत आसान है, जैसे मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v + 1/u = 1/f, लेकिन सब चीजें
उल्टी होती आई है तो बेटा इस प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यही हमारा क्या बन जाता है, लेंस फॉर्मूला बन जाता है। अब इसमें कि भैया v क्या है, u क्या है, सेम वही है जो मिरर फॉर्मूला में था। v इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, और f फोकल लेंथ है ऑफ द लेंस। ठीक है। मैग्निफिकेशन फिर से वही, वहां पे मैग्निफिकेशन था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके बराबर था, माइनस ऑफ v अपॉन u। तो बेटा वहां पे माइनस था, यहाँ पे माइनस हट जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, और माइनस v अपॉन u की जगह प्लस v अपॉन u हो जाएगा। तो ये क्या रहने वाला, एकदम एज इट इज रहने वाला है। पावर ऑफ लेंस की बात करें तो पावर को p से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 1 फोकल लेंथ, यानी रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। अच्छा, 1 फोकल लेंथ यूज करना है जब फोकल लेंथ मीटर में दे रखी हो, अगर फोकल लेंथ कभी कभी सेंटीमीटर में दी जाती है तो यूज करना है 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो आप फोकल लेंथ निकाल लेंगे किस फॉर्मूले से, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से फोकल लेंथ निकालें और इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो मैं क्या निकाल लूंगा, पावर भी इजीली निकाल लूंगा। ठीक है। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन, लेंस और मिरर दोनों के लिए क्या है, सेम है। लेंस हो या मिरर हो, दोनों के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, तो अब क्या हुआ, ये चैप्टर दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये अब आप खुश हो सकते हैं कि एक चैप्टर हमने बहुत आसानी से और बहुत आसान शब्दों में कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं, और बेटा मैंने पूरी कोशिश की है कि इसका एक भी कंसेप्ट आपसे ना छूटे। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, चैप्टर भी बड़ा था, इसलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम इजीली कर लेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि माइंड में थोड़ा सा सैचुरेशन लेवल आ गया तो 2-4-10 मिनट का ब्रेक लें और फिर अगले चैप्टर को स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप 5 मिनट का क्या ले सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 11 है एनसीईआरटी का, और हम अपना चैप्टर नंबर 2 दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड 5 to 6 मार्क्स का वेटेज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 से 6 नंबर दे के जाएगा, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, और बहुत छोटा चैप्टर, इतना बड़ा भी नहीं है, इतना बड़ा लाइट चैप्टर था, तो बिल्कुल बने रहें भाई साहब। ठीक है ना, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा नंबर देने वाला चैप्टर है। बच्चे क्या करते हैं, लाइटली लेने लग जाते हैं चैप्टर्स को, अरे इसमें से क्या आएगा, नहीं बेटा, आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चंस बहुत इजी बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, इसलिए चैप्टर नंबर 11 और हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें बेटा। चलो, आई होती क्या है, आई वो सेंस ऑर्गन है जिसकी वजह से हमको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देती हैं। मैं वैसे फिर भी कह रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चैप्टर को डीपली पढ़ना चाहते हैं तो मैं यूट्यूब पे बेटा आई वाले चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप जाएं वहां से, पहले पोर्शन में मैंने पूरे आई के बारे में बताया, उसके डिफेक्ट्स के बारे में बताया, और उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने जो नेचुरल फिनोमेना है, डिस्पर्जन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, रेनबो फॉर्मेशन, स्काई कलर, ये सब जो मतलब पूरा बता रखा है उसमें। अगर आप चाहते हैं वहां से मतलब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे भी मैंने बेटा इस सेकंड पोर्शन को 40-45 मिनट के आसपास में खत्म किया हुआ है। ठीक है, तो वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर चाहते हैं नहीं आपके कंसेप्ट क्लियर है, फिर भी एक रिवीजन चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बने रहें। तो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया आउटर मोस्ट पार्ट होता है आई का, जिसमें क्या कि मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है। जो आउटर मोस्ट पार्ट है, यानी अगर मैं टच करूँ अपनी आंखों को तो जिस पार्ट को टच करूंगा वो आउटर मोस्ट वाला पार्ट कॉर्निया है, जो मतलब कैसा है, विदाउट एनी कलर है, कलर वाला पार्ट नहीं है। आयरिस क्या है बेटा, हमारी आंखों का जो कलर होता है वो आयरिस की वजह से ही होता है। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा इसे आयरिस कहते हैं, और बीच में जो जगह बच रही है जहां से लाइट एंटर करती है उस बीच वाली जगह को प्यूपिल कहा जाता है। ठीक है, रेटिना का है, रेटिना क्या है, रेटिना बेटा इमेज फॉर्मिंग स्क्रीन है, वो स्क्रीन है जिसपे क्या होगी, इमेज बनेगी, ये है रेटिना। आई लेंस, आई लेंस बेटा ये रहा हमारा आई लेंस, कॉन्वेक्स होता है। कौन सा लेंस होता है हमारी आंखों में, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जा रही होती है, यहीं से ब्लड सप्लाई आती है और यहीं से ऑप्टिक नर्व जाती है। ये ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक मतलब लाइट सेंसिटिव नर्व, ये क्या करेंगे बेटा, जो इमेज फॉर्म हुई है उस इमेज के मैसेज को पहुंचाएंगे ब्रेन तक। ब्रेन फिर उस मैसेज को पढ़ेगा, अपने माइंड में प्रोसेसिंग करेगा कि ये इमेज मैंने पहले देखी तो नहीं है, देखी है तो किसकी है, कहाँ देखी थी, ये सारी इंफॉर्मेशन फिर माइंड क्या करता है, जुटाने की कोशिश करने लग जाता है। डिफेक्ट्स ऑफ आई में देखा जाए तो हमारे पास 3 डिफेक्ट्स आते हैं, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है और प्रेसबायोपिया है। ठीक है,
ये तीनों डिफेक्ट के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। मायोपिया को नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिख जाना, नियर साइटेडनेस का मतलब है पास का दिख जाना। इसमें क्या होता है, पास की ऑब्जेक्ट तो दिख जाती है लेकिन दूर का नहीं दिखता, तो कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से नहीं देख पाऊंगा। अब दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, इसमें क्या होता है जो इमेज होती है वो रेटिना के सामने बन जाती है। बननी तो रेटिना पे चाहिए थी लेकिन रेटिना से पहले ही बन गई, रेटिना से पहले बन गई, इसका मतलब फोकल लेंथ घट गई होगी। भाई किसी ऑब्जेक्ट को रेटिना पे बनना, इमेज को रेटिना पे बनना था लेकिन रेटिना से पहले ही बन रही है, मतलब फोकल लेंथ घट गई है। फोकल लेंथ घट गई है इसका मतलब जो लाइट की कन्वर्जिंग पावर है लेंस की वो ज्यादा हो गई है। मतलब समझो ये लेंस है, ठीक है, अब जो रेज आ रही है उनको वहां पे जाके क्या करना था, मीट करना था, इस पॉइंट पे मीट करना था, लेकिन अब इस पॉइंट पे मीट ना करके वो रेज क्या कर रही हैं, वो इसी पॉइंट पे मीट कर जा रही हैं ये लोग, यानी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, उनकी कन्वर्ज करने की क्षमता ज्यादा हो गई है, पहले ही कन्वर्ज कर रही है, पहले ही जैसे ही लाइट आती है साथ ही साथ कन्वर्ज कर देती है। तो मुझे क्या करना होगा, इस कन्वर्जिंग पावर को कम करना होगा। अब इस कन्वर्जिंग पावर को कैसे कम किया जाएगा, इस कन्वर्जिंग पावर को कम करने का तरीका है इसके सामने में एक डायवर्जिंग लेंस लगा दूं। तो बेटा इसमें क्या कर दिया जाता है, एक डायवर्जिंग नेचर का लेंस लगा दिया जाता है। अब यहाँ से कुछ रेज को ये डायवर्ज करता है, अब जितना डायवर्ज करता है उस डायवर्ज होने की वजह से ये आई क्या करेगी, उनको दोबारा से नॉर्मल उसी पोजीशन पे पहुंचा देती है, तो रेटिना पे क्या बन जाती है, मेरी इमेज बन जाती है। तो होता क्या है इसमें बेटा, जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, फोकल लेंथ घट जाती है। तो रीजन देख लेते हैं, क्या रीजन है। पहला रीजन है फोकल लेंथ टू शॉर्ट, बहुत छोटी हो जाएगी, और दूसरा है आई बॉल इलोंगेट हो जाएंगी। तो ये है आपके, देखिए इमेज, ये डायग्राम आपको याद करने हैं, क्या करने हैं, याद करने हैं, एज इट इज बना के आने, मार्क्स तभी मिलेंगे। हर डिसीज के लिए, डिफेक्ट के लिए 3 डायग्राम, नॉर्मल आई, फिर डिफेक्ट आई, और फिर करेक्टेड आई, कैसे करेक्ट करना है। तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये नॉर्मल आई है, देखो इमेज बन रही है कहाँ, रेटिना, दिस इज रेटिना एंड दिस इज रेटिना। इमेज पहले वाले केस में रेटिना पे बन रही है बेटा, दूसरे वाले केस में रेटिना से पहले, और तीसरे वाले केस में फिर कहाँ बन गई, रेटिना पर बन गई। तीसरे वाले केस में कौन सा लेंस यूज किया है, डायवर्जिंग नेचर का। क्यों, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई थी, तो कन्वर्जिंग पावर को घटाना है, तो कैसे घटाया जाएगा, जब अपोजिट लेंस लगेगा। तो ये है कॉन्वेक्स, तो हमको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, कॉनकेव लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस कहते हैं, मतलब दूर का दिख जाना, दूर का दिख रहा है इसका मतलब पास का नहीं दिख रहा होगा। तो कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। इमेज इसमें क्या होती है, बिहाइंड रेटिना। मायोपिया में क्या हुआ था, रेटिना से पहले बन रही थी, इसमें रेटिना के बाद बन रही है, इसका मतलब कन्वर्जिंग पावर कम हो गई, कन्वर्ज ही नहीं कर पा रही, बहुत दूर जाके लाइट कन्वर्ज हो रही है। तो कैसे सही किया जाएगा, एक और लेंस लगा दिया जाएगा उसी के नेचर का। कैसे नेचर का, कन्वर्ज नेचर का। कन्वर्ज नेचर किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का। तो एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाएगा। फोकल लेंथ ज्यादा लंबी, जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी ही ज्यादा दूर जाके लाइट क्या होंगी, मिलेंगी। इसमें आई बॉल क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि होता क्या है। ये रहा, इमेज बन रही है रेटिना पे, दिस इज नॉर्मल आई। ये कौन सी है बेटा, ये नॉर्मल आई है। ये है हाइपरमेट्रोपिक आई, इसमें इमेज बननी तो यहाँ चाहिए थी लेकिन रेटिना के बाद बन रही है। अब देखो मैंने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दी। ये क्या करेगा, थोड़ी बहुत कन्वर्जिंग पावर ये करेगा, थोड़ी बहुत कन्वर्जिंग पावर ये देगा, तो उस वजह से इमेज दोबारा कहाँ बन जाती है, आके रेटिना पे आके बन जाती है। प्रेसबायोपिया ओल्ड एज डिसीज है। कैसी है बेटा, ओल्ड एज, जिनकी एज ज्यादा हो जाती है ऐसे लोगों में ये प्रेसबायोपिया देखा जाता है। इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाते हैं, मतलब ना तो पास का ही अच्छे से देख पाते, जो इनकी ऐसे लोग जिनकी एज ज्यादा हो गई है वो ना तो पास का ही देख पाते हैं इतने अच्छे से, ना ही दूर का देख पाते हैं। तो उनको यानी मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया। ऐसा होता क्यों, क्योंकि बेटा जो सीलियरी मसल्स होती हैं हमारी आंखों के अंदर वो रिजिड हो जाती हैं, यानी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो आई लेंस क्या है कि ना तो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता, तो इस वजह से ना तो उनको पास का दिख पाता है ना ही दूर का दिख पाता। तो ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स में टाइम के साथ साथ वीकनिंग आती जाती है, और क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस डिक्रीज हो जाती है, और रिजिडनेस जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रिजिडनेस किसकी, सीलियरी मसल्स की। ठीक है, सोच रहे होंगे बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बहुत जल्दी देने बेटा, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर को मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ, अगर आप चाहते हैं कि वहां से एक एक एक्सप्लेनेशन देखा जाए विद एनिमेशन,
मेरी वीडियोस हैं, आप वहां से जाके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब देखते हैं ट्रिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ फॉर करेक्टिंग लेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मुझे दूर का नहीं दिख रहा या इतने दूर तक का मैं नहीं देख सकता तो मुझे जो चश्मा लगाना पड़ेगा उस चश्मे की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहली बात तो लेंस है, तो लेंस फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, दैट इज 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो भैया इसमें ट्रिक क्या हुई, ट्रिक बेटा अब आएगी। अगर मायोपिया की बात करता है तो मायोपिया की बात कर रहा है तो आपको u क्या लेना है, इनफाइनाइट रखना है, यानी मायोपिया में u हमेशा इनफाइनाइट लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। और v क्या लेना है, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन। मायोपिक पर्सन के लिए जो फार पॉइंट क्वेश्चन में दिया होगा वो लेना है, तो u इनफाइनाइट हो जाएगा, v क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, u नहीं देगा वो, लेकिन जैसे ही मायोपिया की बात करें u आपको अपने आप क्या रख देना है, इनफाइनाइट रख देना है, ठीक है। अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो बेटा u कितना ले लेना है, 25, चुपचाप 25 रख दो। क्वेश्चन में देगा, बिल्कुल नहीं देगा, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, तुमको कितना रखना है 25। v नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा और आपको फोकल लेंथ निकाल देनी है, ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, इसका मतलब क्या है, इसको एक और चीज कहते हैं, इसका एक और नाम है, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि वह कम से कम दूरी जिसमें मैं दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली देख सकता हूं, मतलब क्लियरली पास लाने पे देख सकता हूं। आपने देखा वो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट्स के पास लाते हैं अपनी आंखों के पास, वो एक दूसरे में मिलती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा कब तक, जैसे 25 सेंटीमीटर के बाद आंखों के पास लाओगे तो ऐसा होने लग जाता है। तो 25 सेंटीमीटर वह कम से कम दूरी है जहां पे मैं दो ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकता हूँ, क्लियरली विजिबल कर सकता हूँ, ठीक है। फार पॉइंट मतलब कितनी दूर तक देखा जा सकता है, तो बेटा इनफाइनाइट तक देखा जा सकता है, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। आई लेंस की वो एबिलिटी जिससे क्या करते हैं बेटा, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। ऐसा भी होता है क्या कि हमारी आई की जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट होती रहती है अपने आप, बिल्कुल। कैसे, देखो हमने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक। v क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज तो रेटिना पे बननी है तो वो तो फिक्स हो गई, आंख से रेटिना की दूरी तो फिक्स है, यानी ये तो फिक्स है। अब u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिक्स है क्या, नहीं, कभी मैं बहुत पास के ऑब्जेक्ट देखता हूँ, कभी बहुत दूर की देखता हूँ, कभी बहुत ज्यादा दूर की देखता हूँ तो कभी बहुत पास की देखने लग जाता हूँ। यानी जब u चेंज कर रहा है तो f भी क्या करेगा, चेंज करेगा, तभी तो ये v क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अगर मुझे इस v को फिक्स रखना है और ये u चेंज कर रहा है तो बेटा f भी तो ऐसे चेंज करेगा ना कि ये v क्या हो जाए, फिक्स ही रहे। सपोज करो मुझे 10 = 5 + 5 है, मैं चाहता हूं कि ये 10 फिक्स रहे और ये 5 चेंज कर रहा है, सपोज ये 5 4 हो जाए, तो इस 5 को क्या होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे 10 मिलेगा। तो जैसे अगर ये v फिक्स करना है तो ये इन दोनों में से अगर एक चेंज होता है तो दूसरा भी चेंज होगा, यानी जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रही है तो फोकल लेंथ ऑफ आई भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। अब नेचुरल फिनोमेना देख लेते हैं कि कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना हमारे नेचर में हो रहे हैं, लाइट से रिलेटेड देखेंगे। तो सबसे पहला जो है बेटा वो देखना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, उसके बाद मुझे देखना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उसके बाद देखना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो चलो देखते हैं, दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, एक प्रिज्म के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो कोई नहीं, ये इंसिडेंट रे है बेटा, दिस इज योर इंसिडेंट रे, इसको मैं IR कह देता हूं। बाहर एयर है, अंदर प्रिज्म यानी गिलास का बना हुआ है, और मैंने बताया था एयर हमेशा रेयर मीडियम की तरह काम करेगी चाहे दूसरा मीडियम कुछ भी हो। अब ये दूसरा मीडियम गिलास है तो रेयर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी बेटा, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गई, देखो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, इसको ऐसे जाना चाहिए था। बाहर रेयर मीडियम है तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, तो ऐसे करके ये करके क्या हो जाएगा, लाइट ट्रेवल करेगी। कुछ एंगल हैं इसमें जो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। ये वाला एंगल कहलाएगा बेटा, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, और यहाँ पे जो बेटा ये एंगल बन रहा है इसको डी कहते हैं और ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन।
यानी कि ये लाइट ऐसे करके जा रही होती है और मैं इसको पीछे की तरफ मिला दूं तो यहाँ पे जाके मिल रही है, यानी इतने एंगल से ये लाइट क्या कर गई है, डेविएट कर गई है। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी ग्लास प्रिज्म है, यहाँ पे भी ग्लास प्रिज्म था, तो फिर यहाँ पे डिस्पर्जन यानी मुझे वाइट कलर्स दिखाई 7 कलर्स दिखाई क्यों नहीं दिए। तो बेटा ये जो है ये हम पढ़ रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए। किसके लिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी ऐसी लाइट जो खुद ही एक कलर से मिलके बनी हुई है। अब यहाँ पे एक कलर जाएगा तो मुझे एक ही कलर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट इज नॉट ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। व्हाइट लाइट हमको दिखती व्हाइट कलर की है, लेकिन वो वास्तव में मोनोक्रोमेटिक में दो वर्ड है, मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमा मतलब कलर। तो व्हाइट लाइट अपने आप में मोनोक्रोमेटिक नहीं है, वो अपने आप में 7 डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास होती है लाइट, तो वो अपने डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाती है, डिस्पर्स कर जाती है। तो ये रहा, यहाँ से व्हाइट कलर जा रही है और ये व्हाइट कलर की लाइट जाने के बाद मुझे यहाँ 7 डिफरेंट कलर्स में क्या कर गई, डिस्पर्स कर जाती है। तो लाइट क्या करता है बेटा, डिस्पर्जन में अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी और जो कलर मुझे मिलेंगे वो मिलते हैं विबग्योर, यानी वी वाला मुझे सबसे नीचे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सबसे नीचे। VIBGYOR, ये याद करने का तरीका है। R फॉर होता है रेड, O फॉर होता है ऑरेंज, Y फॉर होता है येलो, G फॉर होता है ग्रीन, B फॉर होता है ब्लू, I फॉर होता है इंडिगो और V फॉर होता है वायलेट। क्या होता है, वायलेट होता है। ऐसा क्यों होता है कि कोई कलर सबसे नीचे है, जैसे वायलेट सबसे नीचे है, रेड सबसे ऊपर है। देखो ये है, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे मुझे क्या मिलेंगे, यहाँ पे मुझे ये कलर्स मिलेंगे। तो इसमें ऐसे करके स्टार्ट होगा, तो यानी V सबसे नीचे है और रेड सबसे ऊपर। तो पूछा जाता है कि बताओ डिस्पर्जन सबसे ज़्यादा कौन से कलर का होता है, तो वॉयलेट कलर का या फिर इंडिगो, इन 3 कलर्स का डिस्पर्जन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेविएट हुए। जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये ऐसे डेविएट कर गए। रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है। तो आपको जो बात याद रखनी है इसमें बेटा, जिसकी वेवलेंथ यानी लैम्डा ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका डेविएशन सबसे कम होगा। कैसा होगा, सबसे कम। अब लैम्डा ज़्यादा होता है किसका, रेड कलर का, तो रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है। वेवलेंथ बेटा सबसे कम होती है किसकी, ब्लू कलर की, तो उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है उसकी स्कैटरिंग भी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए ब्लू कलर की स्कैटरिंग भी सबसे ज़्यादा होती है और इस वजह से आसमान नीले कलर का दिखाई देता है। ठीक है, अब यह है कि जैसे यहाँ पे प्रिज्म था इस टाइप से, इसने व्हाइट लाइट को 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में तोड़ दिया, तो यहाँ से व्हाइट लाइट गई बेटा, वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटी। अब ऐसे ही मैंने एक अपोजिट उल्टा प्रिज्म रख दिया, तो जो लाइट 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटी थी वो अब उल्टे प्रिज्म की वजह से दोबारा से जुड़ जाएगी, तो यहाँ से व्हाइट लाइट जाएगी और मुझे दोबारा से व्हाइट लाइट मिल जाएगी। तो दिस इज योर रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ये क्या है, दिस इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट का क्या है बेटा, रिकॉम्बिनेशन है। रेनबो फॉर्मेशन देखते हैं। रेनबो फॉर्मेशन बेटा मैंने विद एनिमेशन अपनी वीडियोस में समझाया हुआ है, फिर भी ये एक तरीके से मैं बता देता हूँ। रेनबो फॉर्मेशन होता कैसे है, रेनबो फॉर्मेशन के लिए भी रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो छोटी छोटी बारिश की जो बूंदें होती हैं, कभी कभी बारिश पड़ती है तो वो छोटी छोटी बूंदें एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। तो जो बूंदें हैं बेटा वो एज ए स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करती हैं, और जो बूंदें एज ए स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करती हैं तो बेटा उसमें क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्जन यानी 7 डिफरेंट कलर्स में लाइट क्या हो जाती है, ब्रेक कर जाती है और हमें रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, अब उसके पीछे की क्या कहानी उसको भी देख लेते हैं। तो बेटा ये एक रेन ड्रॉप है, तो ये सन से लाइट आ रही है, यहाँ पे रे आई, तो यहाँ पे सबसे पहले जो फिनोमेना होता है डिस्पर्जन, यानी ये 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में क्या होगी, लाइट टूट जाएगी। अब इसको बेटा क्या है कि ये इस सरफेस से बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती, उसका क्या होता है, अंदर ही रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी ड्रॉप के अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसको कहते हैं TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर NCERT में लिखा हुआ है द लाइट इंटरनली रिफ्लेक्टेड। लाइट क्या कर जाती है, इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है, और जैसे ही इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी फिर इस सरफेस पे आकर टकराएगी और इस सरफेस से क्या होगी, वो रेज
बाहर निकलेंगी। और यहाँ पे कौन है बेटा, यहाँ पे हमारी आंख है, हम यहाँ से देखेंगे तो हमको इस तरफ रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देगा। सनलाइट, सन इधर है, रेनबो दिखाई देगा इस तरफ। तो सन और रेनबो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि रेनबो फॉर्मेशन के टाइम पे कौन कौन से फिनोमेना होते हैं। तो सबसे पहला फिनोमेना इस सरफेस पे होता है, दिस इज नंबर 1, और वो हो रहा है डिस्पर्जन। फिर होता है नंबर 2 फिनोमेना इस सरफेस पे, वो है TIR। और फिर होता है इस सरफेस पे फिनोमेना नंबर 3, और वो होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर से वजह से होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर बेटा रेयर होता चला जाता है, नीचे एटमॉस्फेयर डेंसर होता चला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होना लाजिम सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है नीचे की तरफ, मतलब डेंसर मीडियम बढ़ रहा है। अब नीचे की तरफ मीडियम डेंसर बढ़ रहा है, तो मैंने बताया जब लाइट डेंसर मीडियम में आती है तो क्या करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। तो ये स्टार है, लेकिन जैसे ही ये आएगा, ऊपर से लाइट आ रही है, क्या करेगा बेटा, नॉर्मल की तरफ बेंड होता हुआ आएगा। ठीक है, और मैं तो स्ट्रेट लाइन में देख सकता हूँ, मुझे दिखाई देगा ये स्टार कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, इसको जाना बेटा ऐसे चाहिए था एकदम सीधा, लेकिन ये क्या करता है, बार बार बेंड होकर मेरे पास यहाँ पहुँचता है, और मुझे लगता है कि स्टार यहाँ है। तो ये होती है एपरेंट स्टार पोजीशन, लेकिन वास्तव में स्टार है यहाँ। यानी स्टार की जो पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है वो थोड़ी ऊंची दिखाई देती है, एक्चुअल में स्टार वहाँ पे है नहीं। ये सब होता क्यों है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। बेटा विद एनिमेशन पूरा मैंने समझाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पे जाके देख लें। फिर भी इतना तो मैं मतलब कंसेप्ट को छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट बिखर जाती है, लाइट अपने डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स में। तो ये फ्लैश लाइट, ये सॉल्यूशन है, इसमें मुझे देखो लाइट दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन आ जाता है तो मुझे लाइट क्या है, दिखाई दे रही है। बाद बाकी आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ब्लू कलर सुना होगा, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है? तो ब्लू कलर ऑफ स्काई इसलिए होता है क्योंकि लाइट का जो वॉयलेट कलर है, या ब्लू या इंडिगो, ये कलर जो है वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, प्लस ब्लू कलर हो गया, ये तीनों कलर की जो वेवलेंथ है बेटा वो कम होती है और इनकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है, आसमान ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग का मतलब होता है फैल जाना। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर बहुत आसान सा चैप्टर था, बहुत जल्दी मैंने कोशिश किया कि जल्दी जल्दी अब चीज़ों को समेटता चलूँ। जो चैप्टर था लंबा, उसके लिए मैंने बहुत टाइम दिया, और ये चैप्टर इतना ही था, और कोई भी कंसेप्ट इसमें से नहीं रहा। अगर आपको लग रहा है मैंने कोई कंसेप्ट छोड़ा, तो बेटा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। ठीक है, अगर आप चाहें तो 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब कोई ज़रूरत है। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो अब बेटा देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं बेटा। 2 चैप्टर हो चुके हैं। यह है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, और बेटा हमारे रहने वाला है चैप्टर नंबर 3 आज का। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है 6 से लेके 7 मार्क्स तक का वेटेज, यानी 6 से 7 नंबर तक का पूछा जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 और हमारा आज का चैप्टर नंबर 3 अब स्टार्ट करते हैं। सेम एनर्जी के साथ पढ़ना है, जिस एनर्जी के साथ आपने पहले दोनों चैप्टर पढ़े हैं बेटा, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? हाँ, तो चलो इलेक्ट्रिक करंट यानी रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को आई के साथ। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो आई के लिए बेटा मैंने लिखा हुआ है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। इसका मतलब है करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का रेट जो है फ्लो होने का, उसी को क्या कहा गया है, करंट कहा गया है। अब रेट का मतलब है कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो Q यानी चार्ज, T यानी कि टाइम। तो Q की यूनिट होती है बेटा कूलाम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। सो कूलाम पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ करंट। और बेटा कूलाम पर सेकंड कोई एक अलग यूनिट से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं, एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो कहीं पे एम्पियर लिखा हो या कूलाम पर सेकंड लिखा हो, सेम बात है। थोड़ा सा मैं आपको चार्ज के बारे में बता देता हूं कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज के बारे में थोड़ी सी बात कर ले। चार्ज क्या है? ठीक है, तो चार्ज क्या है बेटा, चार्ज किसी भी मैटर की वो फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगी। ठीक है,
तो वो किसकी वजह से होता है, किसी के ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है तभी वो किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएगी, अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। तो किसकी वजह से है, चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा क्यू से। इसकी यूनिट होती है, चार्ज का जो यूनिट है वो है कूलाम्ब। ठीक है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये स्केलर नेचर का होता है, दूसरा कंजर्व होता है, तीसरा ये क्वांटाइज्ड होता है। स्केलर का मतलब क्या है कि चार्ज को सिंपली प्लस माइनस किया जा सकता है, जैसे हम अपने मैथमेटिक्स में करते हैं, ऐसे चार्ज को सिंपल क्या कर सकता हूँ, प्लस माइनस कर सकता हूँ। कंजर्व का मतलब बेटा कि चार्ज को मैं अपनी तरफ से ना तो बना सकता हूँ, जैसे आपने एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़ा है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम केस चार्ज के लिए कि चार्ज को सॉरी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है ना, अपनी तरफ से मैं नहीं एक्स्ट्रा कर सकता कि चलो मैं और 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं, नहीं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर। क्वांटाइज्ड होने का क्या मतलब है, क्वांटाइज्ड होने का मतलब होता है बेटा, इसका फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। और E क्या है, E इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसे E से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये कितना होता है, ये होता है बेटा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो ये याद रखना है कि E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। Q बराबर प्लस माइनस एन का मतलब है कि बेटा जब चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो ये नहीं है कि मन करे उतना चार्ज ट्रांसफर हो जाए, नहीं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ट्रांसफर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, 1.3 नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तो 1 होगा या 2 होगा, यानी एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 ऐसे करके ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आई क्या है, Q अपॉन टी, यानी कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसी को क्या कहा गया है, करंट कहा गया है बेटा। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी चार्ज को, इस चार्ज को A से B पे ले जाने में मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज पर, उसी को क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। तो दैट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बेटा, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलाम। इसी की एक और यूनिट है क्या, वोल्ट। क्या यूनिट है, वोल्ट। तो जूल पर कूलाम लिखा हुआ हो या वोल्ट लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है। ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं, किसकी, ओम्स लॉ। तो अभी तक हमने पोटेंशियल पढ़ा, करंट पढ़ा, अब ओम्स लॉ देखें। तो ओम्स लॉ क्या है बेटा, V एंड I के बीच में हमको क्या देता है, ये रिलेशन निकाल के देता है। यानी ओम्स लॉ क्या करेगा, रिलेशन बताएगा किस किस के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। तो ये कह रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं, वोल्टेज कैसे, जैसे यानी कि मैं नंबर ऑफ बैटरीज बढ़ा दूं या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दूं, तो क्या बढ़ जाएगी बेटा, वोल्टेज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ने से क्या हो जाता है, करंट भी बढ़ जाता है। तो यही कह रहा है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। अब जब मेरे पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, अब यहाँ से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो वो कांस्टेंट आ गया बेटा क्या, R। तो R क्या है, इसमें कांस्टेंट है। अब ये जो R कांस्टेंट है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है बेटा इसका, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, अब यहाँ से रेजिस्टेंस देखा जाए बेटा, तो रेजिस्टेंस का यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R बराबर V अपॉन I। तो अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है यहाँ पे, कि V बराबर I R है, तो यहाँ से देखा जाए तो R बराबर कितना हो जाता है, V अपॉन I। अब बच्चों को लगता है कि यहाँ इस फॉर्मूले में देखने पे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वोल्टेज बढ़ाने से, करंट बढ़ाने से, करंट घटाने से, वोल्टेज घटाने से रेजिस्टेंस पर बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे बेटा, तो अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट अपने आप को इस हिसाब से चेंज करेगा कि जो रेजिस्टेंस है मेरा वो क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस लिख लो बेटा, रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। V और I पे रेजिस्टेंस डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। तो फिर किस चीज पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, चलो उसकी बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस को बेटा R से रिप्रेजेंट करना है।
रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा R इक्वल टू रो L बाई ए। ये रो क्या है, ये रो एक कांस्टेंट है। अभी बता रहा हूं कैसे आया। देखो जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर। क्या, लेंथ ऑफ द वायर। वायर की जो लेंथ है उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। और एरिया ऑफ द वायर, वायर का एरिया कितना है उस चीज पे भी क्या करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। और एक और चीज है वो है मटेरियल ऑफ द वायर। मटेरियल ऑफ द वायर यानी जो वायर बना हुआ है वो वायर किस मटेरियल का है, नाइक्रोम का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, सिल्वर का है, इस चीज पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है। अब लेंथ ऑफ द वायर का मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी बेटा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का मतलब रोकना, क्या, रोकना। तो जितनी लंबी लेंथ होगी उसमें से निकलना उतना ही मुश्किल होगा, तो इसलिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। एरिया की बात करूं बेटा, एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ही आसानी से निकला जा सकता है, मतलब रुकना क्या है, कम है। यानी जो रेजिस्टेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ज्यादा एरिया है तो आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन हमें को तो कम निकालना है। रेजिस्टेंस का मतलब है रोकना, रोक नहीं पाएंगे अगर एरिया ज्यादा है तो, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इन दोनों को यहां से निकाला जाए तो बेटा यहां से निकल के आता है R इक्वल टू रो L अपॉन ए। और ये जो रो क्या है बेटा, ये डिपेंड करती है किस पे, मटेरियल ऑफ द वायर पे। इस रो को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। क्या, रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। या फिर बेटा रो का एक और नाम है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपको याद रखना है रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर, एरिया पर और मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या बात याद रखनी है। तो हमारे पास दो हैं रेजिस्टेंस के लिए, लिखना है आपको इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ वायर। डायमेंशंस ऑफ वायर, वायर के डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा। और रो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर। मटेरियल ऑफ वायर। अगर वायर सेम मटेरियल का बना हुआ है फिर वो कितनी भी लेंथ का हो, कितने भी एरिया का हो, उसकी रेजिस्टिविटी बेटा क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखते हैं। रेजिस्टेंस को लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं। हम रेजिस्टेंस को या तो सीरीज में लगा सकते हैं या लगा सकते हैं पैरेलल में। ठीक है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये रहा। जहां से एक रेजिस्टेंस खत्म हो रहा है वहीं से नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है। पहला R1, दूसरा मैंने R2 नाम दे दिया, तीसरे को R3 दे दिया। तो पहला यहां से स्टार्ट हुआ, यहीं से R2 स्टार्ट हो गया, इस जहां पे R1 खत्म हुआ वहां से R2 स्टार्ट, जहां पे R2 खत्म वहां से R3 स्टार्ट। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, जहां एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकल के आता है सीरीज में वो निकल के आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और सीरीज में जो बात है वो आपको याद रखनी है कि इसमें करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट कैसा होता है, सेम। और जो वोल्टेज होगी बेटा वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो जो बातें हैं याद रखनी है, सीरीज के लिए I की वैल्यू रखनी है सेम और V रखनी है डिफरेंट। क्या, डिफरेंट। तो R1, R2, R3 इन तीनों में I क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल की बात की जाए तो पैरेलल को कैसे पहचाना जाएगा। पैरेलल को पहचानने का एक तरीका है बेटा कि जो ऐसे रेजिस्टेंस जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो और एंडिंग पॉइंट एक हो तो हम कहते हैं कि वो रेजिस्टेंस किस में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। तो देखो इन तीनों रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट एक है, क्या, ये A। और इन तीनों रेजिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट भी एक ही है, क्या, ये B। तो ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे कहलाएंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे बेटा, पैरेलल में कहलाएंगे। तो ये होगा मेरा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल। यानी पैरेलल में तीनों के या तीन हो या जितने भी हो सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा और एंडिंग पॉइंट भी सेम होगा। तो मैं कहूंगा किसमें है, पैरेलल में है। और सीरीज में कैसे पता लगाएंगे, जहां से एक स्टार्ट हो रहा है, सॉरी जहां पे एक खत्म हो रहा है वहां से नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल में सीरीज का अपोजिट हो जाएगा। वहां पे सीरीज में I सेम था, यहाँ I डिफरेंट हो जाएगा और यहाँ पे V क्या हो जाएगा, सेम। तो यहाँ R1, R2 और R3 में क्या सेम होगा, V सेम रहेगा और I डिफरेंट रहेगा।
ठीक है। यहाँ जो रेजिस्टेंस नेट निकल के आता है दैट इज 1/RP, वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे ही और सारे होंगे तो 1/R4 डैश 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 करके आप क्या कर देना है, इनका एडिशन कर लेना है। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, P। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पावर के ऊपर, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ठीक है। आपको बस सिंपल फॉर्मूले याद रखने, इस चैप्टर में से डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो है VI² या फिर V²/R। पावर होती क्या है, ये होता है रेट ऑफ वर्क डन, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको क्या कहते हैं हम, पावर कहते हैं कि कितने टाइम में मैं कितना वर्क कर सकता हूं, वो क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो है, एक तो है VI, यानी कि अगर जब वोल्टेज और करंट दे रखा हो और आपसे पावर पूछे तो VI फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है। अगर बेटा आपको करंट और रेजिस्टेंस दे रखा हो और पावर पूछे तो आपको I²R यूज कर लेना है। और अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा हो और तब पावर पूछे तो आपको V²/R क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट की बात की जाए तो हीटिंग, आप जानते हैं हीटिंग क्या है, हीटिंग एक प्रकार की एनर्जी ही है। क्या है, एनर्जी ही है। और एनर्जी है तो एनर्जी क्या है बेटा, एनर्जी वर्क डन होती है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। वर्क डन हो, एनर्जी हो, हीट हो, ये सब क्या है, एक प्रकार की एनर्जी ही तो है। और हीटिंग भी क्या है, ये भी एनर्जी है। तो यहां से जो फॉर्मूला बन के आएगा, पावर का क्या फॉर्मूला था, वर्क डन अपॉन टाइम, तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। अब वर्क डन का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम है तो एनर्जी का फॉर्मूला भी पावर इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूले मैंने पावर में पढ़े थे उन सब में T से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके फॉर्मूले आ जाएंगे, हीटिंग इफेक्ट के आ जाएंगे। तो किसी एक के फॉर्मूले याद रख लो, तो पावर क्या, हीटिंग इफेक्ट। पावर के याद रख लो, उन सब फॉर्मूलों में T से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे VI था तो VIT, I²R है तो I²RT, V²/R है तो इनटू T। ये सब किसके फॉर्मूले हो जाएंगे, हीट के हो जाएंगे। ठीक है ना, बहुत आसान है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन में वैल्यूज दी होंगी, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल के आना है। तो देखो I²RT है और VIT है और V²/R इनटू T है। ये सभी फॉर्मूले किसके हैं, हीटिंग इफेक्ट के। बेटा कि हीटिंग इफेक्ट को क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। जूल्स ने बताया था कि जब किसी कंडक्टर के अंदर अगर जब हम करंट पास कराते हैं तो वो कंडक्टर बेटा हीट होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में कॉलिजन होगा, और जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉलिजन होता है तो हीट का जनरेट होना एक नॉर्मल सी बात है, तो हीट जनरेट हो जाती है। कॉमर्शियल यूनिट की बात की जाए तो कॉमर्शियल यूनिट है बेटा 1 किलोवाट आवर, और ये याद रखना है इसमें कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। ठीक है, कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, चलो बेटा ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। मैंने कहा था ना बहुत इजी चैप्टर है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे और आपको प्रिपेयर भी उसी के अकॉर्डिंग करना है, फॉर्मूले बेस्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप चाहें तो 2 मिनट का ब्रेक ले लें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 2 मिनट का ब्रेक लेने की जरूरत है, क्योंकि एनर्जी आपकी बनी हुई है, एनर्जी को गिरने नहीं देना है। ठीक है, लास्ट चैप्टर रह गया है, जिस एनर्जी के साथ तीनों चैप्टर खत्म किए सेम उसी एनर्जी लेवल के साथ उस चैप्टर को भी क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं बेटा। वैसे अगर लग रहा है तो अगर आप मुंह धो सकते हैं, गर्म पानी पीना। ठीक है, एक 2 कप गर्म पानी पी लो, वो बहुत है। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने क्या देखा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ था, उसमें क्या था, करंट की वजह से हीट जनरेट हो रही थी। अब बेटा करंट की वजह से क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 है और हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी आज का लास्ट चैप्टर, और इसके बाद फिजिक्स का खेल खत्म। ठीक है ना। 6 से 7 नंबर का वेटेज रखता है, यानी हर चैप्टर आपका 25 नंबर की टोटल फिजिक्स है, तो हर चैप्टर के अगर एवरेज डिवाइड किया जाए तो 5, 6, 6, 7 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि अगर करंट है तो बेटा करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नहीं बेटा। चार्ज अगर रेस्ट में रखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक मिनट, ये है मेरे पास चार्ज, ये चार्ज मेरे पास रेस्ट में हो तो रेस्ट की वजह से बेटा क्या करंट बन सकता है, नो करंट, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो रेस्ट में रहने से क्या प्रोड्यूस करेगा, रेस्ट में रहने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमको पढ़ना है क्लास 12th में। ठीक है, तो क्या ये क्यू हमेशा रेस्ट में रहेगा, नहीं, ये क्यू किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाए, किस में आ जाए, मोशन। अब मोशन भी बेटा क्लास 9th में आपने दो तरीके का पढ़ा होगा, एक एक्सिलरेटेड एक नॉन एक्सिलरेटेड। मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो और एक ऐसी वेलोसिटी के साथ मूव करे जो वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, यानी विद सम एक्सेलरेशन मूव करे। तो अभी मैं जो मोशन करवा रहा हूं वो v बराबर कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज, तो क्या होगा, तो बेटा इसमें बन जाता है क्या, करंट, क्या, करंट। और जब जैसे ही करंट का फॉर्मेशन हो जाता है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनना भी स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी, कैसे बनता है, कब बनेगा, कितना बनेगा सॉरी, वो सब क्लास 12th में पढ़ना है कि रेस्ट पर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा। अच्छा, मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, ये है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ना हो तो बेटा फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनने लग जाती है, वो 12th का पोर्शन है। ठीक है ना, 10th में अभी जितना जरूरत है सिर्फ उतने की बात कर रहे हैं। तो करंट है, आई जब होगा यानी करंट होगा तो मेरी वजह से क्या, सॉरी, करंट की वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, यानी वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो कोई डायरेक्शन रही होगी कि इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, या नॉर्थ से साउथ है, या लेफ्ट टू राइट है, तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो इसके लिए दो चीजें हमको देखनी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों चीज होंगी इसके पास। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला, याद रखनी है, एसआई यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला है। मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन कितनी होगी, वो सब बात हम अभी करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर लेते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनेंगी। तो ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व्स हैं, यानी कि एक जहां से स्टार्ट हो गए, सपोज करो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं तो वापस इसी जगह पे आ जाएगी, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस कर्व। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कर्व। फॉर डायरेक्शन टेंजेंट, अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की बेटा, जैसे सपोज करो मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाह रहा हूं, तो और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके जा रही है, तो इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्लोज्ड फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर इस फील्ड लाइन बहुत पास में है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर में है तो इसका मतलब कैसा है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि क्लोज्ड फील्ड लाइंस है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी और ये वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास बेटा एक बार मैग्नेट है, ये क्या है, बार मैग्नेट सॉरी, और ये बार मैग्नेट के में दो पोल होंगे, ये है नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ और एन फॉर निकलना, तो नॉर्थ से निकलेंगी, यानी ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ऐसे करके निकलेंगी। एक मिनट में दोबारा बना देता हूं, ये लो, तो नॉर्थ से निकलेंगी ऐसे करके। ठीक है, यानी ऐसे करके मूव कर रही हैं, ऐसे करके, और फिर साउथ से ऐसे करके नॉर्थ में चली जाएंगी। तो डायरेक्शन पूछी जाए बेटा तो आउटसाइड दी मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है तो साउथ टू नॉर्थ, ये क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, यही यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। तो अगर आप करके देखें, किसी एक बार मैग्नेट को ले लें तो बेटा उसके पास इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको क्या देंगी, अपने आप बनती हुई दिखाई देंगी। अगर आप उसके पास आयरन के पीसेज ले आएंगे हल्के हल्के छोटे छोटे से, तो वो अपने आप ऐसे कर लेंगे, अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है आयरन पीसेज की, इसका मतलब क्या है, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सबसे ज़्यादा होता है।
तो नेक्स्ट देखते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगा क्या, ये देखते हैं। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब देखते हैं, इसका मतलब क्या है। ये कहना चाह रहा है कि बेटा मेरे पास सपोज करो कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, अब मैं एक कंडक्टर इसके रीजन में ले आया, ये मैं कोई कंडक्टर लेके आ गया। ठीक है ना, ये जो ए बी है दिस इज द कंडक्टर, और कंडक्टर कैसा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। कैसा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी इसके पास ए बी के पास करंट है, ये लो, और ये बता दिया मैंने करंट आई, नीचे की तरफ करंट जा रहा है। ठीक है, तो क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो क्यों लगेगा, इसको समझते हैं। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट की वजह से उस वायर के आसपास क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, तो इस वायर के आसपास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दूसरा, जिस रीजन में मैं इस वायर को रख रहा हूं उसमें क्या है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। ठीक है ना, तो अब ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपस में क्या करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। भाई अगर नॉर्थ नॉर्थ एक सामने आ जाए तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। साउथ साउथ आ जाए तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अच्छा, नॉर्थ और साउथ आ जाए तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यही बात है, यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। तो रिपेल और अट्रैक्ट होने का क्या मतलब है कि इस वायर पर, इस करंट कैरिंग वायर पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो पता चला फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि इसमें दो मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं और उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। या तो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो बेटा, दोनों ही केसेस में इस वायर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल लगाना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। कौन सा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये रहा आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज योर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेटा क्या कह रहा है, यानी आपको लेफ्ट हैंड लेना है अपना, और इस लेफ्ट हैंड को बेटा थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर जो है इनको क्या करना है, परपेंडिकुलरली, यानी तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो इस तरीके से ओपन कर लेना है। आपका जो थंब रहेगा बेटा ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली फोर फिंगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और ये वाली जो फिंगर है आपकी करंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो थंब मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट करने का मतलब मैंने क्या बताया था, इसको फोर्स बताया था। तो जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ तो मोशन होगा, यानी थंब रिप्रेजेंट करेगा किसको, फोर्स को या मोशन को। ये आपके बी को यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को, और ये फिंगर आपको आई को। तो आपको याद रखना है एफ बी आई, जैसे एस बी आई होता है उसी प्रकार से आपको याद रखना है एफ बी आई। ठीक है ना। तो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है और बनेगी तो किस टाइप की बनेगी, ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अगर मेरे पास ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी। तो मान के चलो अगर ये वो कंडक्टर है, ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ बेटा करंट जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके आसपास वो इस टाइप से बनेगी, सर्कुलर फॉर्म में। कैसे, सर्कुलर फॉर्म में बनेगी। अगर ऐसे करके करंट इस तरफ जा रहा है तो ऐसे करके बनेगी इसके आसपास, यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते जाएंगे ऐसे करके, किसी एक रेडियस पे, फिर ऐसे करके जितना पास वाला सर्कल होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो आपको दिख रहा होगा ये करंट जा रहा है वायर में, और इसके आसपास दिख रहे होंगे आपको सर्कुलर टाइप की ये रिंग्स दिख रही हैं। तो ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। जैसे देखो इसमें भी क्या बन रहे हैं, ये सर्कल बन रहे हैं, तो ये क्या शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बनता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। कैसा बनते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर जिस वायर को मैंने स्ट्रेट किया हुआ था उसी वायर को बेटा अगर मैं अब सर्कुलर फॉर्म में क्या कर दूं, लूप बना दूं, तो अब जिस वायर का मैंने लूप बना दिया है उस वायर को देखो, ये रहा वो वायर, इस वायर को मैंने
सर्कल की फॉर्म में बेंट कर दिया है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ये वायर है, इस वायर का मैंने क्या बना दिया है बेटा, सर्कल बना दिया है। जब इस वायर का सर्कल बना दिया है तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, तो देखो इस तरफ से साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी उसके अंदर कैसे बनेंगी, साउथ टू नॉर्थ, मैंने बताया था ना। तो ये वायर एज ए मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनता है, मैग्नेट की वजह से। तो ये वायर किसकी तरह काम करने लग गया, एज अ मैग्नेट काम कर रहा है। और इसके अंदर डायरेक्शन जो है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। अब ये ऐसे घूम के दोबारा ऐसे आ जाएंगी। तो ये अंदर वाली जो डायरेक्शन है बेटा वो तो हो गई साउथ से नॉर्थ, लेकिन बाहर वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नॉर्थ टू साउथ। तो इसमें इस टाइप से क्या बन जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो यहाँ पे सर्कुलर वाली दिखा भी रखी है कि कैसे करके ये सर्कल में बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है बेटा, जो वायर था उसको मैंने पहले स्ट्रेट रखा, फिर उस वायर को घुमा के क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। अब बेटा आपने स्प्रिंग देखी होगी, उस वायर को मैं जैसे स्प्रिंग होती है ना उस तरीके से बना रहा हूं, यानी वायर लिया और ऐसे घुमा घुमा के ऐसे बना दिया मैंने। तो क्या बना दिया मैंने, सोलेनॉइड बना दिया। अब वो बनता कैसे है बेटा, जब आप देखोगे उसमें तो ऐसे करके आपको क्या एक पूरा अंदर से होलो पोर्शन दिखाई देगा, ऐसे करके बहुत सारी रिंग्स होती हैं उसमें सोलेनॉइड में। तो ये रही, ये मेरे सोलेनॉइड बना दिया है। और मैंने बताया था अभी ये किसकी तरह काम करेगा बेटा, एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी वो बिल्कुल कैसी बनेंगी, जैसे किसी बार मैग्नेट के अंदर बनती हैं। सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ बनेंगी, एक सोलेनॉइड के अंदर बनेंगी। तो इसलिए लिखा गया है कि सोलेनॉइड सिमिलर टू बार मैग्नेट। किसकी तरह काम करता है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा वो बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलती हैं, जैसी बार मैग्नेट के अंदर देखने को मिलती हैं। ये यानी इसके अंदर बिल्कुल पैरेलल होंगी, इक्विडिस्टेंस पे होंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और बाहर करके ऐसे दोबारा आ रही होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए जब इस सोलेनॉइड के अंदर मैं किसी आयरन के ऑब्जेक्ट को रख दूं, और उस आयरन के ऑब्जेक्ट से जब बेटा मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, तो वो आयरन के ऑब्जेक्ट कैसी हो जाएगी, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मैग्नेटाइज्ड, यानी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और वो आयरन के ऑब्जेक्ट एज ए मैग्नेट की तरह क्या करने लग जाएगी, काम करने लग जाएगी। तो क्या मैं उसकी पोलरिटी चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ। पोलरिटी मतलब जो आयरन की मैंने ऑब्जेक्ट ली है, सपोज करो उसमें नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, तो क्या मैं साउथ नॉर्थ चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल। अपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं सोलेनॉइड में, तो इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करंट बढ़ा दूं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बन जाएगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसी होती है, एक ऐसी मैग्नेट जिसको हम खुद बनाते हैं, और इसकी पोलरिटी चेंज करना भी हमारे हाथ में होती है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ये रही, दिस इज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड इनसाइड इट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो हमने स्टील की रॉड है बेटा, ये स्टील रॉड हमने डाल दी है इसके अंदर, और इस सोलेनॉइड में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब इस करंट फ्लो करने की वजह से इस स्टील रॉड के अंदर क्या आ जाएंगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अगर मैं इसको जैसे इस तरफ माइनस है, इस तरफ प्लस है, अगले केस में क्या करूं, इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस ले लूं, तो इस स्टील रॉड की जो पोलरिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। करंट बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगी, करंट कम कर दूं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की खास बात होती है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बेटा हमारे सिलेबस में है नहीं, ये कट गया है। ठीक है, फिर भी राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल बेटा जब हमको डायरेक्शन निकालने के काम आता है, कब, जब कोई मेरे पास सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होती है। तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में क्या होता है, अपना राइट हैंड लेना पड़ता है, और उस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, जो अंगूठे की डायरेक्शन आएगी वो बेटा किसकी डायरेक्शन आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा। आप लोगों ने बहुत अच्छे मन से पूरे 100% डेडिकेशन के साथ बेटा हमने 4 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन जितने अच्छे से आपने आज पढ़ा उतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। 4 चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने किए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी कंसेप्ट थे, वो सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा है 25 आउट ऑफ 25।
आपको क्या करना है, ये लेक्चर देखने के बाद अपने इसमें से नोट्स बना लेने। इसमें एक भी चीज मैंने फालतू की ऐड नहीं की है, सारे का सारा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। चैप्टर देखना है, एक या दो बार रिवाइज कर लेना है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। 100% गारंटी है कि आपके सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे बेटा, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स का खेल बेटा खत्म कर दिया आज। ऐसे ही फिजिक्स का खेल खत्म हो गया, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का भी खेल क्या अभी बाकी है। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत जल्दी आने वाली है। जैसे फिजिक्स करें आपने पूरे मन के साथ किया है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी हम एक भी नंबर जाने नहीं देंगे। ठीक है ना। हाँ, बकायदा आपको क्या करना है, बस एक बार केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ लो, फिर उसके बाद खेल हम साथ मिलके खत्म करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये तो कहने की बात ही नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब